हेलो बेटा, आज हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड फिजिक्स क्लास 12 का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे गौर से पढ़िएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर करने से पहले मैं आपको क्लास 11 में आपने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। तो मैं पहले गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से ही इसे स्टार्ट करूंगा, जिससे आपको ये समझ आ सके कि वैद्युत क्षेत्र क्या है। तो देखिए बेटा, सपोज ये अर्थ है, पृथ्वी, और इससे 8 दूरी पर कोई m द्रव्यमान रखा हुआ है। m द्रव्यमान का कोई पिंड रखा हुआ है। पृथ्वी का द्रव्यमान दे रखा है कैपिटल M E, मास ऑफ अर्थ, और पिंड का द्रव्यमान दे रखा है m। चलिए, तो बाय न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से हमें मालूम है ये पृथ्वी इस द्रव्यमान के ऊपर एक बल लगाती है। इस बल को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ये बल निकाला जाता है बेटा F इक्वल टू एफ जी, ग्रेविटेशनल इक्वल टू एफ जी इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कि एक मास बॉडी दूसरी मास बॉडी पर इतना फोर्स लगाती है। इस फोर्स को कहते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि इस बॉडी से, इस पॉइंट P से m kg बॉडी हटा दी जाए, m kg की बॉडी हटा दी जाए, जो भी पिंड रखा था उस P पॉइंट पर, उसको वहां से हटा दिया जाए, तो P पॉइंट पर क्या बचेगा? सोचिए। अभी कई बच्चे सोच रहे होंगे, ज्यादातर बच्चे कह रहे होंगे कि पी पर कुछ भी नहीं बचेगा सर। पी पर क्या कुछ नहीं, जब द्रव्यमान हटा दिया तो। पर बेटा पी पर कुछ ना कुछ होगा। कुछ बच्चे पहुंच गए होंगे जहां पर मैं चाहता हूं कि वो पहुंच जाना चाहिए उन्हें, कि पी पर ऐसा कुछ होता है कि जैसे ही मैं दोबारा से इसके ऊपर एम मास लाता हूं, एम द्रव्यमान का पिंड लाता हूं, फिर से इसके ऊपर बल लगना शुरू हो जाता है, और एम को हटा लेता हूं तो बल नहीं लगता, पिंड नहीं है तो बल नहीं लगेगा। पर पी के ऊपर ऐसा क्या होता है कि उसके ऊपर बल लगना प्रारंभ हो जाता है। अगर एम की जगह कोई और बॉडी आ जाएगी, उसके ऊपर भी बल लगेगा। तो बेटा इस फॉर्मूले को देखिएगा, इस फॉर्मूले में से अगर मैं एम को हटा दूं, यहां से एम को हटा दूं, तो ये फॉर्मूला बन जाता है बेटा जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। यानी ये एम बॉडी को हटा दिया, तो ये जो फॉर्मूला बनता था बेटा, ये आपको याद होगा, ये ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है जी, ग्रेविटी। यानी P पर एक पॉइंट, P पर एक फिजिकल क्वांटिटी है, वो है ग्रेविटी, जो हमेशा रहेगी। याद रखिएगा, द्रव्यमान हो या ना हो, इस पॉइंट पर क्या रहेगी? ग्रेविटी। इस पॉइंट पर क्या रहेगी हमेशा? जी, ग्रेविटी, सॉरी गुरुत्वाकर्षण। क्या रहेगा बेटा? गुरुत्वाकर्षण। इस पॉइंट गुरुत्वाकर्षण ये हमेशा रहेगा बेटा। जब जब कोई भी द्रव्यमान आया करेगा, इस जी की वजह से उसके ऊपर फोर्स लगा करेगा। उस फोर्स को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं बेटा, F इक्वल टू एम इंटू जी। ये अभी आपने पढ़ा हुआ है। वो फोर्स किस तरीके से निकाल सकते हैं? अगर P पॉइंट पर हमें ग्रेविटी पता हो तो हम उस ग्रेविटी में m का इंटू कर दें, हमें फिर से फोर्स मिल जाएगा, उस बॉडी पर लगने वाला फोर्स। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट यहीं से भी आया था कि कोई भी मास बॉडी अपने आसपास सभी समग्र दिशाओं में, ग्रेविटी सभी दिशाओं में होती है, तो पृथ्वी अपने आसपास, या कहेंगे कोई भी द्रव्यमान अपने आसपास एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का निर्माण करता है। उस गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में कोई और द्रव्यमान आता है तो उस द्रव्यमान के ऊपर बल लगता है, उस बल को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये बात आपने 11th क्लास में पढ़ रखी थी। ये जी r डिस्टेंस पर है, ये इस फॉर्मूले से दी जाएगी। अगर कोई और पॉइंट हो, यहां हो ये पॉइंट, तो यहां पर ग्रेविटी अलग होगी, यहां पॉइंट हो तो यहां पर ग्रेविटी अलग होगी। यानी ये पॉइंट जहां कहीं भी होंगे, ग्रेविटी ये पक्का है कि होगी, पर इस जी की वैल्यू डिफरेंट होगी।
इस जी की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगी क्योंकि किस पर डिपेंड करती है, आर पर। अलग अलग डिस्टेंसेस पर ये अलग अलग होगी, ये आप ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो कंक्लूजन इज दैट कि कोई भी द्रव्यमान अपने आसपास सभी संभव दिशाओं में एक क्षेत्र का निर्माण करता है जिसे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कहते हैं, अथवा क्या कहते हैं उसे, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं ये जी है या गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। ओके बेटा, सिमिलर कॉन्सेप्ट हमारा वैद्युत क्षेत्र के लिए भी आने वाला है। वैद्युत क्षेत्र के लिए भी बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट आने वाला है। देखिएगा, अगर मैं ये मान लूं ये कोई पॉइंट है, यहां पर कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है, यहां पर कोई चार्ज क्यू रख दिया, क्यू कूलम मान लेते हैं, क्यू कूलम चार्ज इस पॉइंट पर रखा हुआ है, और इससे आर डिस्टेंस पर एक और मास रखा हुआ, एक और चार्ज रखा हुआ है, ये कोई पी पॉइंट है, यही वाला, यूं समझ लीजिए। इसकी भी डिस्टेंस कितनी है बेटा, आर। आर डिस्टेंस पर एक और है, इसके ऊपर चार्ज रखा हुआ है स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू कूलम, स्मॉल क्यू कूलम। तो बेटा आपने कूलम्ब लॉ पढ़ा हुआ है, ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा, ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा जिसे कूलम्ब फोर्स कहते हैं, और वो कूलम्ब फोर्स किससे दिया जाएगा, Fe इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। ये आपने पढ़ा हुआ। अगर मैं आप फिर जैसे वहां पर किया था कि अगर यहां से m kg मास को हटा लिया था तो यहां क्या बचता था, G। ऐसे ही अगर यहां से Q को हटा लूं तो इस पॉइंट पर क्या बचेगा, तो सेम थिंग, अगर यहां पर Q ना हो, अगर यहां पर Q ना हो तो भी इस पॉइंट पर एक चीज बचेगी जिसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई Q आवेश रखा है, उससे r दूरी पर कोई बिंदु है, उस बिंदु पर क्या होगा, कोई ना कोई वैद्युत क्षेत्र होगा या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह सकते हैं आप उसे। इसे डिनोट करते हैं बेटा E से। इसे किससे डिनोट करते हैं, E से। जैसे गुरुत्वाकर्षण को डिनोट करते थे G से, वैद्युत क्षेत्र को डिनोट करते हैं E से। यहां पर क्या बचेगी, E। यानी E क्या होती है, किसी बिंदु की विशेषता है। इस बिंदु पर कुछ भी ना हो, वैद्युत क्षेत्र हो सकता है, इसलिए इसे कहते हैं हम बिंदु की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए लोकेशन या पॉइंट, यानी किसी पॉइंट की ये अभिलक्षणिक विशेषता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा वैद्युत क्षेत्र क्या है, किसी बिंदु की विशेषता। अगर यहाँ पर E है, ये E दिया जाता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। इस फॉर्मूले में से आपने क्या हटा दिया, Q। इस फॉर्मूले में से अगर Q हटा दिया, यहाँ से Q हटा दिया पॉइंट से, तो क्या बचेगा, E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। जैसे कि ये G बचा था, यहाँ से m हटाया था तो G बचा था, यहाँ से कूलम्ब लॉ के फॉर्मूले से अगर Q हटाया तो क्या बचा, E। यानी इस पॉइंट पर इतना वैद्युत क्षेत्र होगा, किस पॉइंट पर, P पर। किसके कारण, कैपिटल Q आवेश के कारण यहाँ पर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा। अगर हमें इस बिंदु पर Q आवेश आ जाता है, क्या आ जाता है, फिर से मान लो Q आवेश आया, Q आवेश आ गया, तो इस पर जो बल लगेगा वो बल बेटा इस प्रकार दिया जा सकता है, F बराबर Q इंटू E। इस बल को मैं डिनोट कर रहा हूँ F से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स। तो ये फोर्स किससे दिया जाएगा, Q इंटू E। जैसे यहाँ m इंटू G कर दिया था, m मास आने पर कितना फोर्स लगेगा, m इंटू G। ऐसे ही Q चार्ज आने पर Q इंटू E। चलिए अभी हम इन्हीं बात को पढ़ाते हैं। यानी कंक्लूजन इज दैट कि कोई भी आवेश अपने आसपास सभी संभव दिशाओं में एक क्षेत्र का निर्माण करता है और उस क्षेत्र को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। याद रखिएगा। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये आवेश कैसा होना चाहिए, स्थिर आवेश होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए बेटा, स्थिर आवेश। ये बेटा मूविंग नहीं होना चाहिए। मूविंग मतलब चलने वाला ना हो, जैसे करंट वगैरह में आवेश चलता है उस तरीके का ना हो, स्थिर हो, ठहरा हुआ आवेश हो। तो ठहरा हुआ आवेश या स्थिर आवेश
क्या बनाएगा, अपने आसपास सभी संभव दिशाओं में एक वैद्युत क्षेत्र का निर्माण करेगा। और इस वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश आएगा, इस वैद्युत क्षेत्र में कोई और आवेश आ जाता है तो उस आवेश पर एक बल लगने लग जाता है। उस बल को हम कहते हैं स्थिर वैद्युत बल या कूलम्ब बल, और वो बल निकाला जा सकता है इस फॉर्मूले से, F बराबर Q इंटू E। तो बेटा यहाँ पर एक चीज क्लियर हुई कि कोई द्रव्यमान क्या बनाया करेगा, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, और कोई स्थिर आवेश क्या बनाया करेगा, वैद्युत क्षेत्र। आपके सिलेबस में बेटा तीन क्षेत्र हैं, एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, एक वैद्युत क्षेत्र और एक चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र आप ऑलरेडी 12th से पहले पढ़ चुके हैं। चुंबकीय क्षेत्र को आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, जब आपने देखा था कि करंट कैरिंग कॉइल प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड, यानी कोई धारावाही चालक अपने चारों ओर क्या बनाता है, एक वैद्युत क्षेत्र। और वैद्युत क्षेत्र के आपने एक्सपेरिमेंट किए थे, कंपास रख के बाहर मैग्नेट के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम वगैरह एक्सपेरिमेंट किए थे। एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड हमारे 12th में भी आने वाला है, 4th चैप्टर गतिमान आवेश में भी आने वाला है, तब हम उसे डिटेल में पढ़ेंगे। पर क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के एक्सपेरिमेंट हम फिजिकली कर सकते थे, इसलिए उसे 10th में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। और गुरुत्वाकर्षण को 11th में लिया गया है, न्यूटन्स लॉ वगैरह आपने उसमें पढ़ा है। तो वैद्युत अभी चुंबकीय क्षेत्र के बारे में आप काफी डिटेल में 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। वैद्युत क्षेत्र आपका फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि चार्ज को किसी आवेश को किसी ने ना देखा है, ना उसे टच कर सकते, ना कुछ भी है, इसलिए उसको इमेजिनेशन में ही हमें पढ़ना होगा। इसलिए क्योंकि इसके फिजिकल एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकते थे, आप देख नहीं सकते थे, इसलिए इसे 10th में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। 10th में इसलिए आपका चुंबकीय क्षेत्र इंट्रोड्यूस किया गया था। चुंबकीय क्षेत्र कौन बनाता है बेटा, गतिमान आवेश। तीन फील्ड होते हैं, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बनाता है द्रव्यमान, दूसरा क्षेत्र है वैद्युत क्षेत्र जिसे कौन बना रहा है, स्थिर आवेश, और तीसरा क्षेत्र है चुंबकीय क्षेत्र जिसे कौन बनाता है बेटा, गतिमान आवेश, जिसे हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। ये इन तीनों क्षेत्रों को याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी कुछ सिमिलरिटी रखते हैं, फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे होंगे, पर ये सब कंजर्वेटिव फील्ड है। ये सब चीजें अभी मैं 1 by 1 जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा पढ़ाता जाऊंगा, कंजर्वेटिव फोर्स वगैरह। चलिए पहले हम अब यार इलेक्ट्रिक फील्ड को ही अब कंप्लीट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कंक्लूजन क्या निकला, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। सबसे पहली बात कि कोई भी स्थिर आवेश, कोई भी, पहले मैं लिख देता हूं, चलिए बेटा, तो मैंने लिख दिया है कि कोई भी स्थिर आवेश, इसको याद रखिएगा, कैपिटल Q अपने आसपास सभी संभव दिशाओं में, सभी संभव यानी ऊपर नीचे आगे पीछे जितनी भी संभव दिशाएं हैं सभी में, ठीक है, अपने सराउंडिंग में एक क्षेत्र का निर्माण करता है। इस क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र। कोई स्थिर आवेश, ठीक है बेटा, कोई भी स्थिर आवेश वैद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है। ये एक बिंदु की विशेषता है बेटा, उस बिंदु पर कुछ भी ना हो, उस बिंदु पर, जैसे इस बिंदु पर मैंने पेन रखा तो ये पेन नीचे गिरने लग जाएगा, पर अगर पेन ना रखूं तो भी इस बिंदु पर एक चीज बची रहती है, वो है ग्रेविटी, यानी कि ये एक लोकेशन पॉइंट स्थिति की विशेषता है ग्रेविटी। वैसे ही वैद्युत क्षेत्र भी एक बिंदु एक स्थिति की विशेषता है, इसे याद रखिएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी। ओके बेटा, चलिए किसी बिंदु आवेश कैपिटल Q के कारण r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर, r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत
क्षेत्र अथवा बेटा इसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये दोनों ही ई है। वैद्युत क्षेत्र भी हो सकता है या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो ई है। ठीक है, इसको आप यहां लिख सकते हो, वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ठीक है, वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसा यहाँ गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र एक ही। तो वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निम्न प्रकार दी जाती है। निम्न प्रकार दी जा सकती है। निम्न प्रकार दी जा सकती है। किस प्रकार दी जा सकती है बेटा? E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ये आवेश था, इस आवेश के कारण r दूरी पर कोई बिंदु हो, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना हुआ, ये जो ये फॉर्मूला ये वेक्टर क्वांटिटी है। अभी मैं इसको करेक्ट कर देता हूं। वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको करेक्ट कर का परिमाण निम्न प्रकार दिया जा सकता है। 1/4πε0 Q/r। वैद्युत क्षेत्र बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन होगी। इसकी डायरेक्शन की बात मैं जब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र का सदिश रूप पढ़ूंगा, उस समय डायरेक्शन भी इसकी डिस्कस करूंगा, उसी में ही आपको डायरेक्शन बताऊंगा। अभी ये क्या है? परिमाण। अभी इसकी दिशा के बारे में नहीं है, वेक्टर नहीं लगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया परिमाण। ये परिमाण का फॉर्म है। इसकी यूनिट क्या होगी बेटा? इसकी यूनिट आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। F बराबर QE है, तो E बराबर क्या होगा? F/Q यानी न्यूटन पर कूलम। इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। चलिए एक और बात, कोई अन्य आवेश जब इस क्षेत्र में आ जाएगा, ये अपने आसपास सब ऐसा वैद्युत क्षेत्र बना रहा होगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। पास में आवेश के पास के बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा। जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वैद्युत क्षेत्र कम होता जाएगा, क्योंकि r² कहाँ है? नीचे। ठीक है, तो जितना r ज्यादा होगा वैद्युत क्षेत्र उतना कम होता जाएगा। तो इस फॉर्मूले से हम r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, अगर इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर कोई अन्य आवेश आ जाए, कोई अन्य आवेश मतलब स्मॉल q आ जाए, तो उसके ऊपर एक बल लगता है। ठीक है, वो एक बल का अनुभव करता है। इस बात को मैं लिख देता हूं जिससे कि आप अपने नोट्स लिख सकें। बेटा नोट अच्छे बनाते रहिएगा, मैं सारी चीजें अपने बोर्ड पर लिखता हूं। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो जितना आप याद कर लें तो इससे काम आपका हो जाएगा। ठीक है बेटा, यदि कोई अन्य आवेश स्मॉल q इस क्षेत्र में, कोई अन्य आवेश q वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वह एक बल का अनुभव करता है। क्या करता है बेटा? वह एक बल का अनुभव। ये बल कौन सा होगा? स्थिर वैद्युत बल। मैं लिख देता हूं उसे, स्थिर वैद्युत बल। ये बल बेटा स्थिर वैद्युत बल होगा। तो वह एक बल का अनुभव करता है। और ये बल किस तरह से दिया जाता है बेटा? F बराबर Q इंटू E। ये किससे दिया जाता है? F बराबर Q इंटू E से। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2, यानी इस वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर अगर Q आवेश आता है तो उस Q में बस आप E का इंटू कर देना, आपको फिर से स्थिर वैद्युत बल मिल जाएगा, जो कूलम बल था। ये
अभी आप देखते हैं, देखिएगा कूलम नियम फिर से आ जाएगा, इन दो फॉर्मूले को आप कंबाइन कर दोगे तो कूलम्स लॉ हो जाएगा। तो समीकरण 1 तथा 2 से यहां कर देता हूं। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या करते हैं बेटा, F बराबर क्या है, F बराबर है QE। तो Q में बेटा E का मान रख दिया, Q में Q के बाद यहाँ E है, E का मान समीकरण 1 से रख दिया। तो समीकरण 1 से इसका मान कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो बेटा ये क्या हो गया, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन R। ये जो है ये आप पढ़ चुके हैं, ये होता था बेटा कूलम का नियम। ये क्या होता था बेटा, कूलम का नियम, कूलम का नियम। इट मींस वैद्युत क्षेत्र क्या है बेटा, वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश, दो आवेश तथा उनके बीच लगने वाले बल के बीच की कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उनके बीच की कोई भौतिक राशि है। याद रखिएगा, दो आवेश तथा उनके बीच लगने वाले बल, उनके बीच की एक फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक फिजिकल क्वांटिटी मतलब भौतिक राशि है, इनके बीच की एक इंटरमीडिएट फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, इन दो को कंबाइन कर देते हैं तो फिर से कूलम्स लॉ आ जाता है। तो अगर आपके पास एक आवेश दे रखा हो, दूसरा आवेश नहीं दे रखा हो, तो आप किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। अगर दोनों आवेश दे रखे हैं दो बिंदुओं पर, तो आप चाहें तो वैद्युत क्षेत्र से में उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र में आवेश का इंटू कर दीजिए, फिर से कूलम बल आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो याद रखिएगा, फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। एनी स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग इट। कोई भी स्थिर आवेश अपने आसपास सभी संभव दिशाओं में एक क्षेत्र का निर्माण करता है, जिसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। आवेश स्थिर होना चाहिए तो वैद्युत क्षेत्र बनेगा। याद रखिएगा, आवेश अगर चलता हुआ होगा तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। ठीक है बेटा, दूसरी बात, ये किसी बिंदु की विशेषता है और ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि है ये बेटा, एक सदिश राशि है। ओके बेटा, किसी आवेश Q के कारण, किसी आवेश Q के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र के लिए फॉर्मूला ये है, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R²। ये वैद्युत क्षेत्र का परिमाण है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लिए अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। इस वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश आएगा, कोई अन्य आवेश Q वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है या कहीं से आता है, तो वह एक बल का अनुभव करता है। ये बल कौन सा होता है, स्थिर वैद्युत बल होता है। वो किस तरीके से निकलेगा, F बराबर Q इंटू E। उस बिंदु के वैद्युत क्षेत्र में उस आवेश का इंटू कर देंगे तो हमारा बल निकल जाएगा। ये कूलम नियम का ही एक रूप है। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, दो आवेश तथा उनके बीच लगने वाले बल के बीच की कोई भौतिक राशि है। चलिए बेटा, ये हो गया वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र के अब हम सदिश रूप पढ़ेंगे। ओके बेटा, कल देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ हो सकती है, वैद्युत क्षेत्र किस डायरेक्शन में लगता है, किस तरीके से बल लगेगा। ठीक है ना बेटा, ओके। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं वैद्युत क्षेत्र का सदिश रूप। वैद्युत क्षेत्र का सदिश रूप का मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र को दिशा के साथ प्रदर्शित करना। वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, इसलिए उसकी एक दिशा होगी। उसी दिशा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी गौर कीजिएगा। चलिए, सबसे पहले मैंने बोर्ड पर लिख रखा है कि माना Q कोई बिंदु आवेश है जो कि मूल बिंदु O पर रखा है। मूल बिंदु मतलब 0,0 पर रखा गया है। इस बिंदु आवेश Q से r दूरी पर कोई और बिंदु है P, जिसका स्थिति सदिश दे रखा है वेक्टर r, जिसका स्थिति सदिश दे रखा है वेक्टर r। इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। चलिए, इससे पहले मैंने जस्ट अभी बताया था आपको कि कोई भी आवेश, कोई भी स्थिर आवेश अपने सभी संभव दिशाओं में एक वैद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है।
अब हम वही देखने जा रहे हैं कि उस वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी। चलिए, तो हमने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था कि किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र इस प्रकार दिया जा सकता है, इस फॉर्मूले से दिया जा सकता है। अभी ये मैग्नीट्यूड था, ये क्या था, परिमाण। अब हम दिशा के लिए बात करते हैं। चलिए, तो जैसा मैंने लिखा है, मान लीजिए ये कोई प्लस क्यू, ये कोई धनावेश है जो कि किस बिंदु पर रखा गया है, ओ बिंदु पर। किस बिंदु पर रखा गया बेटा, ओ। ओ बिंदु कौन सी है, 0,0, मूल बिंदु, मूल बिंदु। इस बिंदु से, मूल बिंदु से r दूरी पर एक और बिंदु है P। यहां से मान लीजिए ये कोई बिंदु है P। इस P बिंदु के स्थिति सदिश, इस P बिंदु के स्थिति सदिश दे रखे हैं बेटा। मान लीजिए ये P बिंदु है, इस P बिंदु के स्थिति सदिश दे रखे हैं। स्थिति सदिश क्या होते हैं, मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूं। मैंने कूलॉम्स वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ में स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश दोनों अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए हैं, आप उसे जरा देख लीजिएगा। स्थिति सदिश होते हैं जो कि किसी बिंदु की स्थिति प्रदर्शित करते हैं, या ये कहेंगे मूल बिंदु से किसी बिंदु को मिलाने वाला सदिश उस बिंदु का स्थिति सदिश कहलाता है। यानी यहाँ मूल बिंदु क्या है, O। हमने अपनी आसानी के लिए यहाँ पर आवेश को कहां पर रख लिया, मूल बिंदु पर। तो मूल बिंदु से इस बिंदु को मिलाने वाला सदिश ही क्या कहलाता है बेटा, स्थिति सदिश। तो अपना स्थिति सदिश क्या हो गया, मूल बिंदु से P को मिला देते हैं, वही क्या हो जाएगा, वेक्टर R। यहां से हमने मूल बिंदु से P बिंदु को मिलाया, तो ये क्या बना बेटा, हमारा वेक्टर R। ये है अपना स्थिति सदिश, जिसे कहते हैं स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। इसके बारे में डिटेल से पढ़ लीजिएगा, पहले मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। चलिए, हमें P बिंदु का वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो बेटा वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए एक कॉन्सेप्ट है, क्या रूल है, क्या कॉन्सेप्ट है कि हम P बिंदु पर एक एकांक धनावेश मानते हैं। क्या मानते हैं, P बिंदु पर एकांक धनावेश, और वो एकांक धनावेश इस आवेश के कारण जिस दिशा में भी भागेगा, या कहेंगे जिस दिशा में भी उसके ऊपर बल लगेगा, हम उसी दिशा को वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहते हैं। दोबारा बताता हूं कि हम यहां पर कोई एकांक धनावेश क्या मानते हैं, एकांक धन आवेश, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या मान लेते हैं बेटा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मान लीजिए यहां पर हमने Q0, इसको Q0 से डिनोट कर देते हैं, एकांक धन आवेश। धनावेश ही लेंगे, ऋण नहीं लेंगे, याद रखिएगा। क्या लेते हैं, एकांक धनावेश। इस आवेश को बेटा परीक्षण आवेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं इस आवेश को, परीक्षण आवेश। इसको कहते हैं परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज, इसको कहते हैं बेटा परीक्षण आवेश। इस धनावेश के ऊपर ये आवेश, जो भी आवेश वैद्युत क्षेत्र बना रहा है, ये आवेश जिधर भी बल लगाएगा, जिधर बल लगाएगा ये आवेश उधर की ओर भागेगा। तो हम ये कहते हैं जिस तरफ इसके ऊपर बल लगेगा या जिस तरफ ये भागेगा, वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। मान लीजिए ये प्लस चार्ज है, टेस्ट चार्ज हमेशा, मैंने कहा परीक्षण आवेश हमेशा कैसे लेंगे, धन। तो धनावेश, ये धनावेश इस धनावेश के ऊपर किधर बल लगाएगा, बाहर की ओर, यानी O से P की ओर, क्योंकि ये भी धन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो इसके वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या मानी जाएगी बेटा, O से P की ओर या बाहर की ओर। ये अपनी होगी बेटा वैद्युत क्षेत्र की दिशा। क्योंकि बेटा बिंदु आवेश है, तो हमने बिंदु आवेश के समय में पढ़ा था कि हमेशा बल दोनों बिंदुओं को, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही लगता है। इसलिए ये वैद्युत क्षेत्र भी इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही लगेगा, ठीक है। प्लस की वजह से किधर लगेगा, बाहर की ओर।
मैं दोबारा बता देता हूं, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, एकांक धनावेश ये हम एज्यूम करते हैं, एज्यूम या यूं समझिए कल्पना करते हैं, इमेज करते हैं, इसलिए मैं यहां लिख देता हूं कल्पना। क्या करते हैं बेटा, कल्पना, इमेज। इमेजिंग हम एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज की क्या करते हैं, कल्पना। उस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इस आवेश के कारण जो भी बल लगेगा या जिस डायरेक्शन में बल लगेगा वही डायरेक्शन वैद्युत क्षेत्र की कहलाती है। याद रखिएगा इस बात को। इस आवेश को जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र बनता है उसको कहते हैं बेटा स्रोत आवेश। क्या कहते हैं बेटा, स्रोत आवेश। स्रोत आवेश मीन्स सोर्स चार्ज, इसको कहते हैं बेटा सोर्स चार्ज या स्रोत आवेश, जो कि वैद्युत क्षेत्र बनाता है। और जिससे चेक कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश हमेशा क्या रहेगा बेटा, धनात्मक। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि ऋणात्मक क्यों नहीं लिया, तो बेटा ये साइंटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने जिन्होंने अप्रूव किया है कि ये पॉजिटिव चार्ज ही होगा, नेगेटिव नहीं होगा। बस ऐसे समझ लीजिए कि अपने यहाँ पे रोड के कुछ रूल्स हैं कि हमें राइट हैंड पर चलना है या लेफ्ट हैंड पर चलना है। हमारे नियम है कि हमें राइट साइड चलना है, हम चाहें तो लेफ्ट पे चल सकते हैं, पर रूल ये बने हैं कि हमें किधर चलना है, राइट पर ही। तो सेम वही है कि हमें क्या मानना है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मान कर ही आपको पढ़ना। अगर आपने नेगेटिव ले लिया तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन गलत मानी जाएगी। ठीक है, तो बेटा कंक्लूजन इज दैट कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम एक एकांक धनावेश की कल्पना करते हैं। जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालना होता है उस बिंदु पर उस एकांक धनावेश को हम परीक्षण आवेश भी कहते हैं, क्योंकि ये परीक्षण वैद्युत क्षेत्र की दिशा का परीक्षण करने के लिए लिया गया है, इसलिए इसको क्या कहते हैं बेटा, परीक्षण आवेश। इस परीक्षण आवेश के ऊपर स्रोत आवेश के कारण जिधर भी बल लगेगा इस परीक्षण आवेश के ऊपर स्रोत आवेश के कारण जिधर भी बल लगेगा वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है बेटा, चलिए अगर इसी बात को अगर हम बात करें यहाँ पर इसको दिशा देने की, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी है, ओ से पी की ओर, ओ से पी की ओर। और ओ से पी की ओर हमारे पास ऑलरेडी एक स्थिति सदिश है। इस स्थिति सदिश की दिशा भी किधर है, ओ से पी की ओर एरो बना हुआ है। तो हम वैद्युत क्षेत्र को इस स्थिति सदिश के संदर्भ में वैद्युत क्षेत्र को दिशा दे सकते हैं। कैसे दिशा दे सकते हैं, इसकी दिशा क्या होगी, आर की तरफ, वेक्टर आर की तरफ। तो हम क्या लेते थे, एकांक सदिश। क्या ले लेते थे, एकांक सदिश। यानी ई की दिशा किधर होगी, वेक्टर आर की तरफ, वेक्टर आर की तरफ। एकांक सदिश का मतलब होता है जिसका परिमाण एक हो, ये दिशा के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, दिशा मिल गई तो हम इसके ऊपर क्या लगा सकते हैं बेटा, वेक्टर। यहां आर को लिख देता हूं, जहां आर बराबर एकांक सदिश है। आर क्या है बेटा, एकांक सदिश है जिसकी दिशा ओ से पी की ओर है। यहां आर क्या है, आर क्या एकांक सदिश है जिसकी दिशा किधर है, ओ से पी की ओर। यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमारी क्या होगी, ओ से पी की ओर। चलिए एक और केस देखते हैं। अगर ये आवेश धनावेश की जगह ऋणावेश होता तो क्या होता, लिख देता हूं इस बात को। यदि स्रोत आवेश ऋणात्मक हो तो, अगर ये आवेश ऋणात्मक हो तो क्या होगा, देखते हैं। सेम कंडीशंस वही हैं, सिर्फ ये आवेश क्या कर दिया हमने, ऋणात्मक। मान लीजिए ये आवेश ऋणात्मक,
माइनस क्यू, माइनस क्यू। ओके, से यहां कोई पी बिंदु है, ये पी बिंदु है, इसके स्थिति सदिश आर है, इसके स्थिति सदिश आर है। ये हो गया इसका स्थिति सदिश। चलिए, तो माइनस क्यू के कारण पी बिंदु का अगर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, विद्युत क्षेत्र की गणना यानी दिशा देखनी है, दिशा चेक करने के लिए हमें क्या है, हम क्या मानते थे, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो बेटा हमने यहां पर क्या मान लिया, ये परीक्षण आवेश, क्या मान लिया, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश हमेशा कैसा होता है बेटा, धनात्मक। कल्पना की, तो बेटा परीक्षण आवेश पर बल कितना लगेगा, आप देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस वाला प्लस को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो या कहेंगे माइनस वाला क्यू पर अंदर की ओर बल लगाएगा, इस पर प्लस वाले के कारण बाहर की ओर बल लगाएगा, माइनस के कारण अंदर की ओर बल लगेगा। तो यह आवेश किधर मूव कर सकेगा, किधर भागेगा, अंदर की ओर। तो हम कह देंगे इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, अंदर की ओर। तो बल सिंपल है, इसके विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी बेटा, अंदर की। तो हम इसके विद्युत क्षेत्र की दिशा को कैसे प्रदर्शित करेंगे, अंदर की ओर, ऐसे। ये अपना ई। ओके बेटा, तो हम इसके लिए जो फॉर्मूला लिखेंगे वो होगा बेटा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। यहां प्लस माइनस मत लीजिएगा बेटा, डायरेक्शन हमेशा दिमाग से लीजिएगा, आवेशों में प्लस माइनस मत लीजिएगा, ठीक है। तो अब इसकी परिमाण दोनों के समान रहेंगे, क्योंकि दोनों आवेशों के अगर परिमाण समान है तो वैद्युत क्षेत्रों के परिमाण समान रहेंगे, सिर्फ दिशाएं क्या होंगी, बदल जाएंगी। एक की बाहर की ओर थी, एक की अंदर की ओर है। तो अब इसके लिए कौन सा एकांक सदिश ले सकते हैं, तो इसके लिए एकांक सदिश हम ये आर जो है इसकी दिशा है ओ से पी की ओर, ओ से पी की ओर, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर आ रही है, पी से ओ की ओर। तो हम आर का कोई अपोजिट वेक्टर ले सकते हैं, अपोजिट वेक्टर मतलब विपरीत सदिश ले सकते हैं। तो आर का विपरीत सदिश होता है माइनस आर, तो हम यहां पर लिख सकते हैं माइनस आर के, माइनस आर के, और इसके ऊपर क्या लगा दिया, वेक्टर। अगर डायरेक्शन मिले, जहां माइनस आर क्या है, जहां माइनस आर के को लिख देता हूं, कोई एकांक सदिश है जिसकी दिशा किधर होगी, पी से ओ की ओर। यहां लिख देता हूं, जहां आर माइनस आर बराबर एकांक सदिश, एकांक सदिश है जिसकी दिशा, जिसकी दिशा, जिसकी दिशा पी से ओ की ओर, पी से ओ की ओर है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप इनको डायरेक्शन दे सकते हैं। इससे अभी एक निष्कर्ष निकला बेटा, इसे आप याद रखिएगा हमेशा। इससे एक ये निष्कर्ष निकला, देखिएगा, प्लस की वजह से, प्लस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो बाहर की ओर है, किधर है, बाहर की ओर, और माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, अंदर की ओर। तो इसे नोट कर लीजिएगा, बात को मैं लिख दूंगा अभी, और याद भी, इसे हमेशा याद रखिएगा कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अवे टू पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स टू नेगेटिव चार्ज। यानी धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर और ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होती है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, और हमेशा जब भी डायरेक्शन निकालने की बात हो तो इसी पॉइंट को आप याद कीजिएगा, या कोई भी टेस्ट याद रख के, दोनों बातें की हैं, दोनों से इसकी कल्पना कर रहे हैं हम, जस्ट इसको एक्चुअली नहीं रखते, जस्ट क्या है इसे रख के चेक करते हैं। ओके बेटा, तो मैं इस बात को नोट को कर देता हूं, लिख देता हूं नोट में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की
दिशा धन आवेश के कारण बाहर की ओर तथा ऋण आवेश के कारण अंदर की ओर होती है। इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। कंक्लूजन इज दैट कि धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर और ऋणावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होती है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम हमेशा क्या मानते हैं? एकांक धनावेश, जिसे परीक्षण आवेश कहते हैं। ठीक है बेटा। एक और बात, ये जो आवेश होता है ये छोटा आवेश होता है। हम क्या सोच के चलते हैं कि आवेश बहुत छोटा है, स्मॉल चार्ज। इसको हम क्या मानते हैं? छोटा आवेश, बहुत छोटा आवेश। क्यों? क्योंकि बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतिकी में हमें ये मान के चलते हैं कि ये आवेश स्थिर है। स्थिर आवेश ही क्या बनाता है? वैद्युत क्षेत्र। अगर ये आवेश बड़ा है तो ये आवेश भी इसके ऊपर बल लगाएगा और ये आवेश गति कर सकता है, मूव कर सकता है, ये भी बल लगाएगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये परीक्षण आवेश बहुत छोटा होता है। तो इस फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से भी लिख देते हैं, या एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि E इक्वल टू F अपॉन Q। ये फॉर्मूला आपने पढ़ाई है, E इक्वल टू F अपॉन Q। यहां पर जो Q होता है ये काफी छोटा होता है, यानी लिमिट Q टेंड्स टू 0। लिमिट Q टेंड्स टू 0 कुछ इस तरीके से भी लिखा है। हालांकि इसका ज्यादा यूज नहीं है, बस आप अपनी सोच में रखिएगा कि Q क्या होता है? बहुत छोटा। Q क्या होता है? बहुत छोटा। चलिए बेटा, तो आप परीक्षण आवेश रख के ऐसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकाल सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र की दिशा के ऊपर अभी हमारे पास कई क्वेश्चंस हैं जो अभी मैं कराऊंगा। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा वैद्युत क्षेत्र का सदिश। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र, यानी कई आवेश होंगे, कई आवेशों के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। चलिए।